Hello dear students. So today we will see about equivalent weight and number of gram equivalents. Okay. So ये जो चीज है equivalent weight और number of gram equivalent ये बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप इसके बेसिक चीजों से स्टार्ट करोगे तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट दिया है, आप इसे याद रखिए, बहुत क्लियरली याद रखिए। मोल तो आप जान चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में हो चुका है। मोल मींस इक्विवेलेंट। सपोज समझ लीजिए, ओके, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। मोल यानी कि इक्विवेलेंट। जिस तरह से मोल एक कंसेप्ट है, यूनिट है, नंबर है, किसी यूनिट को, स्पेसिस को, नंबर ऑफ स्पेसिस को, नंबर ऑफ यूनिट्स को याद रखने के लिए, जिस तरह से मैंने कहा था मोल यानी कि डजन। अगर आपको मोल याद रखना है तो डजन याद रखें। डजन यानी कि 12 स्पेसिस, बंडल ऑफ 12 स्पेसिस। उसी तरह से अगर आपको मोल याद रखने के लिए, अगर डजन याद रखना है तो इक्विवेलेंट याद रखने के लिए आप मोल को याद रख लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा। ओके, सो मोल यानी इक्विवेलेंट। और जब आप मोल कैलकुलेट करते हो तो इक्विवेलेंट जो है उसी तरह से आपको एक यूनिट है। ओके, अब मॉलिक्यूलर वेट आपने तो इससे पहले पढ़ा हुआ है। ओके, तो वही जो मॉलिक्यूलर वेट है उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट है, उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करते हो उसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको कैलकुलेट करना है, उसी तरह से आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो अलग है। ओके, यानी कुछ जो पॉइंट्स है वो अलग है, जिनकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अब ये तो बातें याद, अब तो ये बातें आपने याद रखी। मोल यानी कि इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर वेट मींस इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स मींस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। याद रखने के लिए, आसानी होने के लिए आपको ये याद रखना है। ओके, अब देखते हैं इक्विवेलेंट्स क्या है। ओके, अब देखिए जो इक्विवेलेंट्स है, इक्विवेलेंट वेट है, या फिर आप कह सकते हैं वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये आखिर क्या है और क्यों, और हमें क्यों ये पढ़ना है, ये क्यों जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर कोई आप रिएक्शन लोगे, यहां पर मैंने एक रिएक्शन की हुई है N2 + H2, और यहां पर बन चुका है NH3 अमोनिया। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन लिया हुआ है और हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट कर चुका हूं मैं, और उनसे बन चुका है अमोनिया, NH3 बन चुका है। लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है। अगर आप इसे बैलेंस कर लोगे तो किस तरह से बैलेंस करोगे? H2 और यहाँ पर 2H2। अब ये बैलेंस हो चुका है। अब मोल के हिसाब से अगर आप देखोगे, आप पढ़ चुके हैं, तो मोल के हिसाब से यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, और यहां पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है। ओके, और यहां पर अगर आप देखोगे अमोनिया, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन चुका है। जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ये रिएक्ट हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, तो उनसे बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ओके, ये तो मोल कांसेप्ट है, ये आपको आप जानते हो। ओके, अब अगर आप देखोगे, अगर आपको यहाँ पर पूछा गया कि मुझे बताइए कितने ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन गैस ये रिएक्ट हो चुके हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन चुका है। तो हर किसी रिएक्शन में, ये याद रखें, हर किसी रिएक्शन में ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ये दो रिएक्टेंट जो रिएक्ट होंगे वो सिमिलर होंगे। यानी कि अगर ये होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अगर रिएक्ट होगा, तो यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस ही रिएक्ट होगा। अगर यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस होगा
तो यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ ही वो रिएक्ट होगा और उनसे अमोनिया बन जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिया हमने तो ये भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही लेना होगा। अगर यहाँ पर हमने लिया 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस लिया तो यहाँ पर भी 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस ही होगा तब रिएक्शन होगा। ओके, तो ये कैसे, आखिर ये क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है, तो ये आगे में देखेंगे। तो ये याद रखें, ये बेसिक चीज है। हम ग्राम इक्विवेलेंट क्यों ले रहे हैं, हम उसे क्यों जानना चाहते हैं। तो कितने भी कोई भी दो रिएक्टर, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने वो डिपेंडेंट नहीं है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर 1 मोल 3 मोल, ओके, वो जरूरी नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो इक्विवेलेंस। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंस के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर जो इस रिएक्शन में कितने भी मोल्स रहे होंगे नाइट्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंस जो होंगे ये दोनों भी जो रिएक्टेंट है 2 होंगे या फिर 3 होंगे, तो इनके ये जो ग्राम इक्विवेलेंस होंगे वो सिमिलर होंगे, उनमें डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये कैसे, तो इसे हम बेसिक से देखिए। अब सबसे पहले हम इक्विवेलेंट जानेंगे। इक्विवेलेंस है तो एसिड और बेस जो होंगे उनसे आया हुआ है इक्विवेलेंस, आप जान सकोगे इजीली। ओके, अगर आप कोई एसिड ले लोगे, एसिड, हमने यहां पर एसिड लिया हुआ है HCl। ओके, हमने एक एसिड लिया हुआ है HCl, एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमने एसिड HCl ले लिया है तो यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो बेसिसिटी है, मैंने इससे पहले आपको बताया बेसिसिटी नंबर ऑफ H+ आयन, इनमें जो नंबर ऑफ H+ आयन है उस पर डिपेंड है किसी एसिड की बेसिसिटी। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ H+ आयन कितने हुए, 1। ओके, 1 मोल ऑफ H+ आयन, ये 1 H+ आयन यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ओके, ये एसिड है, क्यों है, क्योंकि इसमें H+ आयन मौजूद है। अब ये जो HCl है इसमें कितनी मोल्स ऑफ H+ आयन मौजूद है, 1 मोल ऑफ H+ आयन मौजूद है। तो अगर ये इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हमें गिनना है, हमें ये इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना है, HCl का इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना है, तो आप बोलोगे 1। अब 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl एसिड आप क्यों बोलोगे, क्योंकि उसमें 1 मोल ऑफ H+ आयन मौजूद है, उसमें 1 मोल ऑफ H+ आयन मौजूद है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल H2SO4। अब यहां पर 2 H+ आयन मौजूद है, आप देख सकते हैं 2 H+ आयन मौजूद है, तो यहां पर आप कहोगे यहां 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इस सल्फ्यूरिक एसिड का जो इक्विवेलेंस होगा वो होगा 2। ओके, सो अगर यहां पर 2 मोल्स ऑफ H+ आयन मौजूद है इस एसिड में, तो यहां पर आप कहोगे 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड H2SO4। ओके, नेक्स्ट वन, अगर आप बेस देखोगे, अगर हमने लिया हुआ है यहां पर NaOH, अगर हमने यहां पर लिया हुआ है NaOH, तो यहां पर आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ OH- आयन मौजूद है। अगर आप यहां पर देख सकते हो यहां पर 1 मोल ऑफ OH- आयन मौजूद है। सो अगर यहां पर 1 मोल ऑफ OH- आयन मौजूद है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ, 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस NaOH, क्योंकि यहां पर 1 मोल ऑफ OH- आयन मौजूद है। ओके, समझ में आ चुका। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ओके, अब यहां पर आप देखोगे कितने मोल्स ऑफ OH- आयन मौजूद है, 2 मोल्स ऑफ OH- आयन मौजूद है, यानी कि ये कितना हुआ, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन एसिड में मौजूद होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन उस बेस में मौजूद होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उस एसिड के या बेस के होंगे। ओके, ये बहुत सिंपल तरीका है, ये याद रखिए। जितने नंबर ऑफ मोल्स H प्लस आयन होंगे एसिड में, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन होंगे बेस में होंगे, सो वही उसका इक्विवेलेंट, वही उसका इक्विवेलेंट। ओके, वही उसका इक्विवेलेंट। अब मोल में और इक्विवेलेंट में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप किस तरह से कर पाओगे, देखिए। One mole of HCl, okay, 1 mole of HCl. So यहाँ पर इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? 1 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, okay, 1 mole of HCl यानी कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl, okay। अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 mole of H2SO4 यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। समझ में आ गया? अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 आपने लिया हुआ है, लेकिन 1 मोल में जो नंबर ऑफ H प्लस आयन मौजूद है वो कितने हैं? 2 H प्लस आयन मौजूद है, यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। जब 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा तभी इक्विवेलेंट्स कितने होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के? 2, क्योंकि उसमें 2 H प्लस आयन मौजूद है। अगर 1 मोल ऑफ HCl आपने लिया हुआ है तो यहाँ पर H प्लस आयन कितने मौजूद है? 1, यानी कि 1 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl वो हो जाए। ओके, 1 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl वो हो जाए। उसी तरह से OH माइनस आयन, समझ में आ गया? OH माइनस आयन। ओके, अब यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। ओके, एग्जांपल एक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, यानी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वन मोल ऑफ H2SO4 अगर होगा तो उसमें 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयन मौजूद है। ओके, अब हमने लिया हुआ है 2 मोल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको यहाँ पर करना होगा 2 into 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। ओके, अब 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया हुआ है, यानी 2 + 2 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं, यानी 4 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं, 4 मोल्स ऑफ H प्लस आयन हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगा 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। ओके, अगर आप यहाँ पर हाफ ऑफ H2SO4 आप ले लोगे, अगर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हाफ मोल्स ऑफ H2SO4। ओके, अगर आपने यहाँ पर हाफ कर दिया, यानी कि H प्लस आयन कितने कम हो गए? 1 कम हो चुका है, 2 होंगे, तो हाफ अगर बोलोगे तो 1 H प्लस आयन मौजूद है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना है इक्विवेलेंट्स। ओके, अब इक्विवेलेंट वेट हम देखेंगे।
अब इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं? देखिए, आप इससे पहले मॉलिक्यूलर वेट जान चुके हो, बहुत सिंपल तरीका है मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन मास। ओके, जो मास आपको दिया गया है, वो जो गिवन मास दिया गया है, ओके, हर किसी अब देखिए ना, आप जब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हो, अगर आप देखिए, अगर HCl का हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मास हमें निकालना है, तो गिवन मास ऑफ एलिमेंट यानी कि जो मास आपको पहले पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, तो हाइड्रोजन का हुआ 1 और क्लोरीन का हुआ 35.5। ओके, सो यहां पर अगर आप टोटल कर लोगे एटॉमिक मास of 1 hydrogen plus atomic mass of 1 chlorine, so 1 plus 35 plus 5 यानी कि ये बन जाएगा 36.5, ये बन जाएगा 36.5। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आप जान चुके हैं, बहुत इजी आपको लगता है। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट भी है। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट आप किस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे? अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है तो आप इक्विवेलेंट वेट इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसलिए पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट जानना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल जाएगा तो आप इक्विवेलेंट वेट भी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, सो देखिए इक्विवेलेंट वेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ये एक जनरल फार्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इन एक्चुअल में यहां पर एक्स फैक्टर ये लिखा जाएगा कहीं कहीं पर, या फिर फैक्टर लिखा जाएगा। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। अब इस एक्स फैक्टर की जगह पर कहीं कहीं पर वैलेंसी यूज कर सकते हो आप, कहीं कहीं पर और भी चीजें यूज कर सकते हो। यानी कि अगर एसिड होगा तो एसिड की जगह पर बेसिसिटी यहां पर लिखना है, अगर बेस होगा आपके सामने तो यहां पर आपको एसिडिटी लिखना है। ओके, सो ये जो वैलेंसी है ये आप कॉमनली अगर याद रखोगे तो भी चल जाएगा, या फिर आप किसी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, आप रेडॉक्स रिएक्शन में आप करना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ये भी आप लिख सकते हो। ओके, तो जनरली आपको याद रखना है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ये बेसिकली याद रखिए, बहुत बहुत जरूरी है बेसिकली। अगर आप इसे याद रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके, सो ये याद कर लीजिए फॉर्मूला। इस पर कुछ जो सॉल्यूशंस है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन नेक्स्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो इससे पहले लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट वेट स्टार्ट कर लिया था। अब आगे देखेंगे आखिर इक्विवेलेंट वेट है क्या इन डिटेल। ओके, सो ये दो रिएक्शंस है, बहुत जरूरी है। इनमें किस तरह से इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है वो आगे देखेंगे। ओके, सो अगर हमें आज इक्विवेलेंट वेट देखना है, उसका फॉर्मूला आपको पता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर है क्या या फिर फैक्टर क्या है? ओके, मैंने जनरली आपको बताया, आप वैलेंस से लोगे, अगर वैलेंस से लोगे तो आपको समझ में आता है। अब देखिए, अगर एसिड है तो आपको लेना है बेसिसिटी, अगर बेस है तो आपको लेना है एसिडिटी, और अगर सॉल्ट है तो आपको लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। ओके, सो ये तीन चीजें याद रखिए बेसिकली।
एसिड होगा तो आपको बेसिटी मींस एसिड में कितने H+ आयन मौजूद है, ओके, वो कितने सॉल्यूशन में H+ आयन दे पाएगा, वही उसकी बेसिसिटी है, ओके, मोनोबेसिक एसिड, ओके, डाइबेसिक एसिड इससे पहले पढ़ाया होगा। बेसिस अगर बेस होगा तो एसिडिटी, ओके, कितने OH- आयन उसमें मौजूद है वो सॉल्यूशन में दे पाएगा, ओके। सो अगर सॉल्ट होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लॉस या गेन हो चुके होंगे, तो वही एक तरह से आप कह सकते हो वैलेंस, ओके, उसकी वैलेंस। तो इस तरह से ही आपको तीन चीजें याद रखनी है, ओके। सो अगर आपको दिया गया है HCl और इसका आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो आप किस तरह से करोगे? इक्विवेलेंट वेट is equal to molecular weight of HCl divided by वैलेंस लीजिए यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हो बेसिसिटी, नंबर ऑफ H+ आयन, ओके। अब यहाँ पर वैलेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये आपको जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर लेना है, ओके। अगर आप देखो H+ +1 Cl -1, तो ये माइनस है या प्लस है वो जरूरी नहीं है, नंबर 1, तो ये जो वैलेंस है यहाँ पर 1 है, ओके। या फिर आप बेसिसिटी ले लीजिए, H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन कितने मौजूद हैं? 1, यानी कि आपको यहाँ पर देखना होगा ये 1, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 1 + 35.5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 36.5 डिवाइड बाय 1, यानी कि 36.5, ओके। सो ये हुआ 36.5 इक्विवेलेंट वेट, ये हुआ उसका इक्विवेलेंट वेट, ओके, 36.5। अब आप किसी का भी जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैलकुलेट कर पाओगे इजीली, ओके। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दो रिएक्शन दिए हुए हैं, ओके। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब क्यों चेंज होगी वो देखिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिएक्शन है, H2SO4 रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो यहाँ पर बन रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन रहा है, ओके। और यहाँ पर भी फिर से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है और बन रहा है यहाँ पर सोडियम बाइसल्फेट यानी कि NaHSO4 प्लस H2। ये दोनों रिएक्शन डिफरेंट है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट है, ओके। अब आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर X फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हो तो किस तरह से कर पाओगे? आप तो जनरली कहोगे यहाँ पर X फैक्टर जो है वो है 2 और यहाँ पर X फैक्टर है ये है 2, ओके, ये आप बता पाओगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा। देखिए अगर ये H2SO4 है और यहाँ पर अगर ये रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ, तो ये कितने NaOH के साथ यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है ये बहुत जरूरी चीज है, ओके। अब देखिए यहाँ पर X 2 ही आएगा, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे दो हाइड्रोजन जो है ये पूरे के पूरे 2OH- आयन के साथ अटैच होकर यहाँ पर ट्वाइस H2O बना है, यानी ये कितने H+ आयन डोनेट कर रहा है, दे रहा है OH- आयन को 2, यानी कि यहाँ पर X हुआ 2, यानी X फैक्टर जो है ये 2 हुआ। लेकिन इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ये X 2 नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन ये इस एक OH- आयन के साथ अटैच हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन आइटम वाटर बना रहा है, यानी यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन आइटम डोनेट हो रहा है, जबकि इसी हाइड्रोजन की जगह पर एक सोडियम आकर यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो डोनेशन ऑफ प्रोटॉन है H+ आयन है वो कितना है 1, यानी कि यहाँ पर X फैक्टर होगा 1। यानी कि जब आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हो और उस समय पर जो X फैक्टर यूज करते हो वो X फैक्टर जो है वो रिएक्शन में चेंज हो सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन IIT के एग्जामिनेशन में आते हैं, ओके। क्योंकि रिएक्शन में आपको कंफ्यूजन कर देते हो, कंफ्यूज करने के लिए ये इस तरह के आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिएक्शन में 2
सल्फ्यूरिक एसिड तो सेम है, ये तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स फैक्टर है यही 2 और यहाँ पर जो एक्स फैक्टर है वो भी 1 है। ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है लेकिन यहाँ पर एक्स फैक्टर 1 है, यानी केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक्स फैक्टर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन नहीं है, सेपरेट आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, जिस तरह से हमने HCl का कैलकुलेट किया था, अगर वो सेपरेट दिया गया है तो आपको वो आप जनरली जो फॉर्मूला है उस हिसाब से आप उसे कैलकुलेट कर पाओगे। एक्स फैक्टर जो है वो जनरली जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या फिर गेन हुए या फिर जितने उस पर चार्ज होंगे या फिर जो वैलेंसी होगी या फिर जो एसिडिटी होगी, जो बेसिसिटी होगी, उससे आप कैलकुलेट कर पाओगे। बट केमिकल रिएक्शन में इस तरह से नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन में जो न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे आपको, वहां पर एक्स फैक्टर चेंज हो सकता है, इसलिए एक्स फैक्टर निकालने के लिए भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं। ओके, कुछ कुछ जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको दिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो इससे पहले जो है वो हमने इक्विवेलेंट वेट दे दिया है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर। ओके, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर। तो ये आप जान चुके हो फैक्टर आखिर क्या चीज है। ओके, सो फैक्टर ये एसिड के लिए बेसिसिटी है, बेस के लिए एसिडिटी है। ओके, और अगर कोई सॉल्ट होगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो चुके हैं वो होंगे, यानी कि वैलेंसी। ओके, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसे दो तरीकों से आप निकाल सकते हो। आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए आपको गिवन मास दिया जाएगा। अगर आपको गिवन मास दिया गया है तो आप गिवन मास डिवाइड बाय जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसका आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो आपको पता है। गिवन मास आपको दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट अगर आप डाल दोगे तो आपको ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और पूछा गया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू फैक्टर अगर आप कर लोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए होंगे या फिर नहीं दिए होंगे, अगर आप वो भी कैलकुलेट कर आप फैक्टर निकाल कर अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इस तरह से ये जो दो फॉर्मूले हैं आप यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो इससे पहले हमने वो कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, सो मैंने इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था आपको जितने जो भी कुछ रिएक्शंस होंगे उसमें अगर दो रिएक्टेंट है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है HCl प्लस NaOH और उनसे बन चुका है NaCl प्लस H2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 1H प्लस आयन डोनेट हो चुका है और यहाँ पर ये 1OH माइनस आयन के साथ अटैच हो चुका है, तब मिलकर बना है ये 1H2। ओके, और ये जो Cl है और ये Na है ये मिलकर बन चुके हैं NaCl। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर यूज किया गया है 1, यहाँ पर फैक्टर यूज किया गया है 1। ओके, अगर फैक्टर सिमिलर होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू फैक्टर हो गए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने में हुआ, नंबर ऑफ मोल्स 1 हुए। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स 1 इनटू फैक्टर 1 किसी से भी कर लीजिए, इससे कर लीजिए या फिर इससे कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स HCl 1, नंबर ऑफ फैक्टर HCl 1, तो आएगा आंसर 1। यहां पर आप ले लीजिए NaOH, नंबर ऑफ मोल्स 1 फैक्टर 1, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं उस रिएक्टेंट के वो सिमिलर होते हैं।
ओके। अगर मोल अलग अलग होंगे तो फिर भी ग्राम इक्विवेलेंट सिमिलर आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो।